बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर सी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, हमारे पास दो लफ्ज है इस क्वेश्चन में, पहले इनको समझ लेते हैं कि हमारे पास ये क्या कह रहा है। ठीक है, एक है डेटा, दूसरा है एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी डेटा हमारे सामने आता है उसका तज्जिया करना, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको बिल्कुल क्लियर करके समझना। अच्छा, ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ। किसी भी डेटा के बारे में तफसील से पढ़ने को क्या कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी भी डेटा को तफसील से पढ़ने का हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं किसी भी डेटा को इतनी डिटेल से। आंसर, सबसे पहले हम यहां पर डेटा की तारीफ पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है। द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड डेटा। डेटा किसे कहते हैं? जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मुशाहिदात होते हैं किसी भी चीज पर, उससे जितने भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स बाहर आते हैं कि अच्छा ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किया इससे ये होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझने इसको। कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो अच्छा इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है, जो रिजल्ट हमारे पास सामने आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर। तो कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्वेशन करें, उससे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिजल्ट सामने आए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेटा। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डेटा तो हमने समझ लिया कि डेटा को डिटेल से पढ़ने का, उसका एनालिसिस करने का क्या फायदा है, क्या मकसद है। टू चेक अ हाइपोथेसिस डेटा शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अब सबसे पहले हमारे पास जो हाइपोथेसिस आता है, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इस पे अलग सा टॉपिक भी बनाए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। कहता है हाइपोथेसिस के डेटा को चेक करने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि वो जो हाइपोथेसिस का जो डेटा है हमारे पास वो ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में हो। ऑर्गेनाइज्ड शक्ल से क्या मुराद है? वो ऐसा लिखा गया हो कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 तरतीब से लिखा हो। ऐसा नहीं हो कि पहला पॉइंट लिखा है, फिर उसमें मैथमेटिक्स है, फिर 5वां पॉइंट लिखा है, फिर दूसरा लिखा है, फिर 10वां लिखा है। तरतीब से आपके पास एक चीज हो जो जैसे ही बंदा उसे देखे और उसे आसानी से समझ आए, इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। पहला रूल क्या हुआ? हमारे पास जो हाइपोथेसिस है उसको डेटा को चेक करने के लिए पहला रूल है कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बिल्कुल तरतीब से लिखा गया हो। The data analysis is necessary to check whether a hypothesis is correct or not. ठीक है, अब किसी भी डेटा को उसको चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि हम बता सकें कि ये जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी टर्म्स लाइक ग्राफ्स, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, मैप्स, डायग्राम्स, etc. जो डेटा होता है उसको हम मुख्तलिफ शक्ल में लिखते हैं, अपने पास रखते हैं। मुख्तलिफ शक्ल कैसे हुआ? जैसे ग्राफ हो गया, ग्राफ की शक्ल में आपके पास डेटा आ सकता है। न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, उस शक्ल में आ सकता है। मैप्स, जो हम मैप्स बना लेते हैं, आसान अल्फाज है। डायग्राम, तस्वीर बना लेते हैं। इन तमाम शक्ल में, वगैरह वगैरह की शक्ल में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को लिख सकते हैं तरतीब से, ऑर्गेनाइज्ड तरतीब से। अच्छा, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस ऑफ डेटा। कहता है कोई भी हाइपोथेसिस अगर साइंटिस्ट के सामने आ जाए तो उसका एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना वो किस बात पर मुनहसर है? वो हमारे पास एनालिसिस पर मुनहसर है। जो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस का हमारे पास एनालिसिस करेगा, डिटेल से पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसको देखेगा, उसको परखेगा कि भाई हाँ ये सही है, यहाँ गलती है, पूरा डिटेल से उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, इसे हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या इन्होंने लिखा? द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस डिपेंड्स अपॉन कि किसी भी हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना,
ठीक है, मंसूख होना या एक्सेप्ट होना, वो किस बात पर होगा? वो हमारे पास एनालिसिस ऑफ डेटा, उस हाइपोथेसिस का या उस डेटा का अगर वो डिटेल स्टडी करे, वो इस बात पर मुनसर है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये तमाम काम कैसे होता है? इट इज डन थ्रू एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये तमाम काम हम कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास ये डेटा, इसको हम देखते हैं, महफूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ों को लिखना। ठीक है, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करो, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर बताना और समझाना, यहाँ पर ला के लगाना, लागू करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, स्टैटिस्टिक में लिख लेते हैं। ठीक है, दिस हेल्प अस टू समराइज द डेटा बाय डिफरेंट कैलकुलेशंस। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का, हमारे पास डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हमें मदद करती है कि उस रिजल्ट को, उस डेटा को हम जल्दी से याद कर लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ कैलकुलेशंस होती हैं। अब एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी बंदा हॉस्पिटल में जाके अगर टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, तो टेस्ट में दो हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा ये होता है, दूसरा ये होता है। यहाँ पर क्या होता है कि 70 से लेकर 90 तक ये क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पर आपके पास क्या है? आपका जो रिजल्ट आया उसमें क्या है? 60 है। सेम इसी तरह मुख्तलिफ टेस्ट आप खून के करवा लेते हैं। यहाँ पर दूसरा टेस्ट करवाए, वो 40 से लेकर 50 तक क्या होता है? नॉर्मल होता है। आपका क्या आया? 45। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करवा लेते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास स्टेटिस्टिक्स फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म में है। अब इसको याद करना, इसको समराइज करना, इसको अपने लिए आसान करना हमारे लिए आसान है बिल्कुल। ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका खून हुआ तो आप नॉर्मल हैं, तो आपका खून इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह मैथमेटिक्स में या डेटा को अगर हम स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे लिए वो आसानी पैदा करता है, हमें हमारे लिए चीज़ों को समराइज करता है, आसान करके हमारे लिए वो लिख लेता है। ठीक है, आफ्टर दिस डेटा could be transferred into information which can be used to report a result। ठीक है, डेटा को बिल्कुल अच्छे अंदाज में देखकर, समझकर, उसका तज्जिया करके हम क्या करते हैं? उस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इंफॉर्मेशन में। ठीक है, पहले वो डेटा था, अब इसको हम एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं। हमारे पास वो अब इंफॉर्मेशन बन गया, जो कि हम हमारे पास रिजल्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट की रिपोर्ट की एग्जांपल दी, वो जो डेटा है वो हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका खून हुआ तो वो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर यहाँ से लेकर वहाँ तक हुआ तो वो नॉर्मल है, आपकी दिल की धड़कन यहाँ से लेकर वहाँ तक हुई तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अब ये जो डेटा है इस पर पहले काम किया गया है, ये हाइपोथेसिस थे, इस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे। आखिर में जाकर इस डेटा को क्या किया गया है? ट्रांसफॉर्म्ड किया गया है इंफॉर्मेशन में। अब जो वो टेस्ट आपके सामने आता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। किसी भी लेबोरेटरी से आप कोई भी टेस्ट करवा ले, आप चेक कर ले घर में, आपके पास कोई लेबोरेटरी पड़ा होगा, उस लेबोरेटरी का जो टेस्ट होगा वो पड़ा होगा, उसके साथ कंपेयर कर ले। अब वो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए आसानी पैदा करता है एंड में रिजल्ट देखने के लिए। तो ये हमारे पास डेटा हुआ। डेटा को क्यों एनालिसिस करना चाहिए? ताकि वो हमारे लिए आसानी भी पैदा करे और हम पता भी कर सके ये जो हाइपोथेसिस है इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं कि हम डेटा का एनालिसिस, तज्जिया करते हैं।